नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, ये यकीन दिलाता है हमें दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल, जिसे हम सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। एक दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई। 58वें स्थापना दिवस के मौके पर आज हम बात करेंगे बीएसएफ के इस सफर की, और इस सफर के साथ साथ बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में वो क्या नई चुनौतियां सामने बीएसएफ के हैं, जिनका समाधान सिर्फ जमीन पर ही नहीं ढूंढा जा रहा है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा है उन समाधानों में। इसी पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे विशेष मेहमान हैं डीजी बीएसएफ पंकज कुमार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बीएसएफ के 58वें स्थापना दिवस की। धन्यवाद। इस सफर को जब आप देखते हैं 1965 से लेकर 2022 तक, बड़ी सारी परिस्थितियां बदली, कई युद्ध भारत ने देखे, छद्म युद्ध देख रहा है भारत। ऐसे में आज आप जब सबसे पहले उपलब्धियों की ही बात करते हैं, मौका ऐसा है, तो उपलब्धियों को किस तरह से समेटेंगे? बीएसएफ का जो स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में हुई थी, और आपको भली भांति अवगत है कि 1971 में पहला जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और जिसमें बीएसएफ ने एक बड़ी ही अच्छी भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी को लगभग 8 महीने लगातार ट्रेनिंग दी, किस प्रकार से वो अंदर गए और किस प्रकार से उनकी सहायता की, और किस प्रकार से पाक के जो नापाक इरादे थे उनको किस प्रकार से उनको ध्वस्त किया, और अंतोगत्वा बांग्लादेश एक देश का जन्म हुआ। इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका बीएसएफ ने निभाई थी, और इसको देखते हुए भारत सरकार ने भी इसकी भूमिका को सराहा और एक काफ़ी वृहद इसको जिम्मेदारी दी गई। कुल मिला के 6400 किलोमीटर का जो लैंड बॉर्डर है, जो पहले पाकिस्तान और तत्पश्चात पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से इसको दी गई। जहां एक प्रकार से पाकिस्तान का जो बॉर्डर था वो थोड़ा एक भिन्न किस्म का बॉर्डर था, और वहां किस प्रकार का घुसपैठ और जैसा आपने बताया छद्म युद्ध और अलग अलग नापाक इरादों से भारत में परेशानियां का सबब बढ़ाना, व्यक्तियों की, हथियारों की और ड्रग्स की स्मगलिंग करा के यहाँ गड़बड़ी फैलाने का जो उद्देश्य था, और जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ थोड़ा इन्फिल्ट्रेशन, छोटे मोटे स्मगलिंग और लोगों की आवक जावक को रोकना, और हर प्रकार से ताकि एक नियमानुसार कार्रवाई हो, ये जिम्मेदारी बीएसएफ को दी गई थी। कारगिल का भी युद्ध हुआ, उसमें भी बड़ी अच्छी भूमिका बीएसएफ ने आर्मी के साथ निभाई थी, और जो बाद में जो अलग अलग जगहों को फतह किया गया उसमें भी बीएसएफ का बहुत अच्छा रोल था। और इसके पहले जो आसूचना इस प्रकार से दी गई थी कि इस प्रकार से कुछ घुसपैठिया आ गए हैं और अलग अलग पहाड़ियों पे बैठे हैं, इसमें भी बीएसएफ का एक अच्छा रोल रहा था। यही देखते हुए भारत सरकार ने शनय शनय किंतु आवश्यक रूप से जो 25 बटालियन से शुरू हुआ था 1965 में, आज लगभग 193 बटालियंस का ये एक बल हो गया है। ये एकमात्र भारत में बल है जिसमें वाटर विंग, यानी कि अलग अलग किस्म के वाटर क्राफ्ट्स नौकाएं हैं, जो बुलेट प्रूफ नौकाएं से लेकर के इस प्रकार की नौकाएं हैं जो 15-15 दिन समुद्र में रहती हैं 30 आदमियों के साथ, और भारत की जो जल सीमा है उसको सुरक्षित रखती हैं। इसी प्रकार यही एकमात्र बल है जिसके पास एक एयर विंग है, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स, ताकि किसी भी दूर दराज इलाकों में आसानी से पहुंचा जा सके, और कोई भी इस प्रकार के यदि नापाक इरादे, घुसपैठ या इस तरह का कोई प्रयास कर रहा हो तो उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये देखते हुए भारत सरकार ने आज तक काफ़ी सराहा है, और अलग अलग किस्म के इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बीएसएफ में बनते रहे हैं, जैसे एक सेंट्रल वेपन्स स्टोर्स है, हर किस्म के वेपन्स की मरम्मत, हर प्रकार के वेपन्स का बैकलोडिंग और नए नए प्रकार के वेपन्स को डेवलप करना। और आज वहीं हम 3D प्रिंटर्स तक का यूज़ कर रहे हैं ताकि वेपन के पार्ट्स को हम बड़ी एक्यूरेसी के साथ और बड़ी आसानी से बना सकें, और केवल
इंडिपेंडेंट डीलर्स पे डिपेंडेंट ना रहें। सेंट्रल स्कूल फॉर मोटर ट्रांसपोर्ट है, जहाँ अलग अलग गाड़ियों के विशेषताओं को देखते हुए और उनके किस तरह से रिपेयर होगा, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ राजस्थान +50 डिग्री सेंटीग्रेड का इलाका है, वहीं कश्मीर में -35 डिग्री सेंटीग्रेड का इलाका है, और वहीं मेघालय में वो इलाका है जहाँ 11,000 मिलीमीटर वर्षा एक साल में होती है। तो आप देख सकते हैं इतनी भिन्नताओं के रहते न केवल आदमी के पहनावे में, रहने में, चाल चलन में और गाड़ियों में बड़ी ही विविधता होती है, और एक किसी भी प्रकार के विधा में पारंगत होने की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो इस तरह के कई इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस भी खोले, और लगातार इस समय जो लेटेस्ट अभी खोला है नेशनल एकेडमी फॉर कोस्टल पुलिसिंग, ताकि जितने भी हमारे 7,000 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है उसमें अलग अलग स्टेट्स की कैपेबिलिटी अलग अलग है। सेंटर ने काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हुए और एक नेशनल एकेडमी खोली है जो बीएसएफ के लीडरशिप में चलेगी, और हर स्टेट को किस तरह से अपने वाटर बाउंड्रीज़ को सिक्योर करना है, किस तरह के वाटर क्राफ्ट चाहिए और किस तरह से अलग अलग ट्रेनिंग, उसको भी बीएसएफ की जिम्मेदारी दी गई। तो ये आप स्टेट पुलिस को जिम्मेदारी देंगे? ये स्टेट पुलिस को हम लगातार सिखाएंगे और बताएंगे। केवल यही नहीं, हाँ। हमारा जो सेंट्रल वेपन स्टोर्स है, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स है, ये भी एक बहुत अच्छा सेंटर पिछले करीब 30-40 साल में डेवलप हुआ है। और लेटेस्ट हमने इसमें जो इंडियन वेराइटी ऑफ डॉग्स जो हैं, जैसे मुढोल हाउंड है, रामपुर हाउंड है, राजपालियन है, इनको काफ़ी अच्छा डेवलप करके, क्योंकि हाउंड्स को आप समझ सकते हैं इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है, और इनको बॉर्डर पे पेट्रोलिंग और ओबीडियंस ट्रेनिंग दे करके अपने काम में इस्तेमाल करना, ये लगभग अब तीसरे जनरेशन में हम लोग कर पाए हैं, और ये काफ़ी ही अच्छे सपोर्ट में हो गए। वर्तमान में 30 अक्टूबर को केवड़िया में, जहां सरदार पटेल जी का जन्म दिवस मनाया गया था, वहां इन्होंने एक बहुत शानदार प्रदर्शन प्रधानमंत्री महोदय के सामने किया था, और जिसे काफ़ी सराहा भी गया था। ये नया प्रयोग एक तरह से कहेंगे ये हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री ने मन की बात में जब जिक्र करा था कि भारतीय ब्रीड को ट्रेन करके जो ट्रेनिंग डॉग्स का जो पूरा स्क्वाड होता है उसमें शामिल किया जाए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज तक हम लोग विदेशी नस्ल के कुत्तों पे जो निर्भर थे, एक प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में, और एक अच्छा जो उनका मंतव्य था कि इंडियन ब्रीड्स को, तो न केवल यही बल्कि हम लोग एक, आपने देखा होगा जो कश्मीर में बकरवाल वगैरह गद्दी डॉग को भी यूज़ करते हैं, उसको भी इस समय हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बर्फ़ की पहाड़ियों में जिस आसानी से वो रह सकता है, शायद विदेशी कुत्ते भी नहीं रह सकते हैं। और एक और पते की बात बताऊं, जो प्रधानमंत्री महोदय का मंतव्य था उसको देखते हुए, और हमने प्रैक्टिस में कहा है कि यदि 50 बार ट्रेनिंग की जाए तो विदेशी कुत्ते 3-4 बार गलती अवश्य करते हैं, पर देशी कुत्ते एक बार भी गलती नहीं करते। तो मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट काफ़ी सक्सेसफुल है, और आने वाले समय में हम बड़े स्तर पे इन सब डॉग्स की ट्रेनिंग भी अवश्य कराएंगे। सिंह साहब, ये तो उपलब्धियों की बात हुई, कुछ चुनौतियों की बात भी की जाए, क्योंकि 1965 से लेकर अभी तक चुनौतियां भी बड़ी आई हैं, और उन चुनौतियों में आज की तारीख में समाधान अगर टेक्नोलॉजी के साथ ढूंढे जा रहे हैं तो समस्याएं भी, मतलब चुनौतियां भी टेक्नोलॉजी के साथ ही आ रही हैं। उसमें एक बड़ी टेक्नोलॉजी के तौर पे ड्रोन को देखा गया। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ड्रोन एक बहुत बड़ा आविष्कार रहा, लेकिन सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, सीमा की सुरक्षा पर जो अपराध सामने आ रहे हैं, अब जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें सामने आ रही हैं, उसमें ड्रोन का इस्तेमाल है। तो इस चुनौती को कैसे निपटा जा रहा है? आपने सही कहा। पिछले यदि 4-5 साल का हम डेवलपमेंट देखें तो ड्रोन्स जहाँ एक और तो बड़े अच्छे, आप देखें हर शादी ब्याह में ड्रोन से फ़ोटोग्राफी की जाती है, ड्रोन से बच्चे हर तरह का खेल खेलते हैं, वहीं इस तरह के जो अवांछनीय तत्व हैं उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि ड्रोन का एक गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और हमारा जो एक पड़ोसी देश है वहाँ से ड्रोन्स का खासा इस्तेमाल हो करके, और हमारे कुछ प्रदेश के निकटवर्ती जो बॉर्डर के प्रदेश हैं उनमें ड्रग्स, वेपन्स और अन्य प्रकार का सामान भी ड्रोन्स के ज़रिए आने लगा। जब ये देखा तो हमने पाया कि ये एक वास्तव में बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम ज़मीनी रास्ते पे और पानी के रास्ते से आने वालों को तो रोक पा रहे थे, किंतु हवाई मार्ग में रात के टाइम छोटे से ड्रोन्स उड़ते चले आए। हम इसके लिए पूरी तरह से इक्विप तो नहीं थे, तथापि हमने कुछ नए किस्म के सिस्टम्स लगाए बॉर्डर्स पे, जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स के नाम से हैं। अलग अलग किस्म के इस समय बॉर्डर्स पे लगाए हैं, और काफ़ी हद तक हमें इसमें सफलता भी मिली है। वहीं हमने ये भी प्रयास किया कि जो भी ड्रोन से सामान की ड्रॉपिंग होगी, क्या वो ड्रग्स हों,
कोई ना कोई व्यक्ति उसको गांव से, शहर से लेने अवश्य आएगा। तो हम उसी तरीके से और पंजाब पुलिस और जम्मू पुलिस के साथ मिलके इन डेप्थ पेट्रोलिंग हमने करनी शुरू की। हम बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं, किंतु एक सेकेंड लेयर भी हमने करनी शुरू की, जिसकी वजह से लोगों का इस रास्ते से आना काफ़ी हद तक रुक गया। मैं ये बात कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को जो पकड़ा गया उन्होंने ये बताया कि हाँ साहब, आपकी जो इन डेप्थ पेट्रोलिंग देखते हुए हम यहाँ तो नहीं आ पाए, लिहाजा हमने अपना ऑपरेशनल एरिया 10 किलोमीटर आगे या 10 किलोमीटर पीछे कर लिया। तो ये भी हम लोग की जो कार्य प्रणाली थी काफ़ी हद तक सिद्ध हुई और मेरे ख्याल से सक्सेसफुल हुई। वहीं हमने कुछ प्रयास भी किया है कि कुछ और तरीके भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करें और अपने लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित किया। और मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि अंधेरी रात में 2, 3, 4 बजे और आसमान से आते हुए छोटे ड्रोन को मार के गिराना गोली से मेरे ख्याल से एक लगभग असंभव सा कार्य है। फिर भी हमने अपने लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित किया, काफ़ी अच्छे इंसेंटिव्स दिए और लिहाजा ये है कि पिछले साल जहां हम पूरे साल में मात्र 1 ड्रोन गिरा पाए थे, इस साल हमने 11 ड्रोन गिरा दिए हैं। और उसके बाद तत्पश्चात उसकी कुछ एनालिसिस करके मेरे ख्याल से यदि मैं आपके मोबाइल को देख लूँ तो उससे पता चल जाता है आसानी से कि किससे आपने बात की, कब बात की, कहाँ गई थी। उसी तरह यदि ड्रोन की भी एनालिसिस की जाए तो हम काफ़ी हद तक ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ से आया, किधर गया, किस फ्लाइट पाथ से आया था क्या। और इसके बूते पे हमने काफ़ी अच्छी एक एनालिसिस करके और पंजाब पुलिस के साथ मिल के काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी मात्रा में ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं जो पहले से भी NDPS और ड्रग्स में कन्विक्टेड लोग थे। तो यदि हम साइंटिफिक एनालिसिस, मैन पावर को और सप्लीमेंट करते हुए और ज़्यादा सावचेत और टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, इन चारों को मिला के करें, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मामला कंट्रोल में आ सकता है। सीमा सुरक्षा बल लोगों को सुरक्षित रख रहा है, लेकिन फिर भी जब हम सीमाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो एक परसेप्शन की बात कर रही हूँ सिंह साहब आपसे सिर्फ, कि आर्मी, सेना लोगों के जहन में सबसे पहले आती है। अगर हम ये जानना चाहें कि आर्मी, BSF किस तरह से सीमाओं पे किन भूमिकाओं में दोनों ही अपने अपनी भूमिकाओं को अदा करती हैं? देखिए, एक बड़ा स्पष्ट सा निर्देश है इंटरनेशनल लेवल पे कि जहाँ भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स होते हैं, जैसे कश्मीर में है डिस्प्यूटेड बॉर्डर, हमारा अपना है, पाकिस्तान उसको नहीं मानता है, वहाँ पे आर्मी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो सकती है। और हाँ, आज भी कश्मीर का जो एरिया है, ऊपरी पहाड़ियों का एरिया है, वहाँ आज भी हम आर्मी के साथ, उन्हीं के साथ सेम कैंप्स में करके ड्यूटी दे रहे हैं और ऑपरेशन वहाँ करते हैं। जहाँ बॉर्डर्स डिस्प्यूटेड नहीं है, यथा राजस्थान, पंजाब, गुजरात, वहाँ फर्स्ट लाइन हमेशा BSF रहती है। मसलन पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, लाइन क्लियर है, बॉर्डर पिलर्स क्लियर है, पूरे पे फर्स्ट लाइन BSF सब जगह है, आर्मी बांग्लादेश बॉर्डर पे कहीं भी नहीं है। और ये लोगों की यही आप भ्रांति को और जो धारणा है कि मात्र आर्मी बॉर्डर्स को कंट्रोल करती हुई है, हमने अभी एक प्रयास किया और टीचर्स डे था 5 सितंबर को, तो हमने 2 सितंबर को लगभग 2500 स्कूलों में हमने अपने लोग भेजे, BSF के लोग भेजे। उन्होंने जाके लोगों को बताया क्या BSF होती है, क्या कार्रवाई करती है, कहाँ कहाँ मौजूद है, और उनको एक डिटेल फिल्म दिखाई क्या BSF का रोल आज तक 1965 से लेकर आज तक रहा है और हम किस प्रकार से चाहते हैं कि आप भी हमारे आँख और कान यदि बन जाएं तो मेरे ख्याल से हम और आप मिलके देश की सुरक्षा और अधिक बढ़िया कर सकते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें लगभग 3 लाख बच्चों को हमने इन्वॉल्व किया और उन्हीं के स्कूल जाके उसी प्रकार से हमने कई जगह पे साइकिल रैलीज़ की हैं, आसाम से लेकर के अटारी बॉर्डर तक मोटरसाइकिल रैलीज़ की हैं। हमारी सीमा भवानी जो लड़कियों की मोटरसाइकिल टीम है, वो अटारी बॉर्डर से लेकर के कन्याकुमारी और तत्पश्चात चेन्नई तक 5000 किलोमीटर की यात्रा की और पूरे रास्ते में जाके लोगों से मिलना, लोगों को बताना BSF क्या है, महिला सशक्तिकरण के विषय में BSF क्या कर रही है, ताकि लोगों में एक जागरूकता हो। और जैसा आपने बताया, एक ये लोगों में भिन्नता को स्पष्ट रूप से बताया जाए कि BSF किस प्रकार का रोल करती है, किस प्रकार 1971 में बांग्लादेश में क्या रोल था, कारगिल में क्या रोल था, और आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे हमारा क्या रोल है, और आप हमारे किस तरह से मदद करके हमें और मजबूत कर सकते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर की आपने बात की, ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के अपने चैलेंजेस हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो
ईस्टर्न बॉर्डर पर एक संबंध दूसरे हैं और वेस्टर्न बॉर्डर के संबंध या कहें कि जो कार्रवाइयां रही हैं, जो युद्ध रहे हैं, वो बिल्कुल अलग रहे हैं। ऐसे में किस तरह की चुनौती आपके सामने रहती है ईस्टर्न बॉर्डर पर? यदि हम ईस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो ईस्टर्न बॉर्डर पे हाँ, इन्फिल्ट्रेशन एक बड़ा इशू है और आपको पता है कि बड़ी भारी संख्या में बांग्लादेश के लोग भारत में भी मौजूद हैं और जो 1971 से आने शुरू हुए थे और काफ़ी मात्रा में लोग प्रॉपर वीज़ा लेके भी, और पूरे बांग्लादेश बॉर्डर से आप मान लीजिए एक दिन में लगभग 10,000 लोग वीज़ा लेके आते हैं और ये अपने व्यापार के लिए, मेडिकल कारणों से और अन्य लोगों सगे संबंधियों से मिलने के लिए आते हैं और जाते हैं। और तो ये एक मान के चलिए कि रिलेटिवली फ्रेंडली बॉर्डर है और जहाँ बिल्कुल ही दुश्मन के इरादे इतने नापाक नहीं हैं जैसा कि हमारे दूसरे बॉर्डर पे है। तो यहाँ हमारा रोल रहता है कि लोगों को पकड़ के, और यदि उनके पास कागजात नहीं हैं तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना, और यदि हमने पिछले 2 साल में अपनाया है कि यदि कोई व्यक्ति भूला भटका, कोई बच्चा, व्यक्ति, महिला, पुरुष भूला भटके आ जाए तो उन्हें एक ढंग के तरीके से वास्तव उनको बांग्लादेश को सुपुर्द भी कर देते हैं। तो ये एक फ्रेंडली जेस्चर में हम लोगों ने पिछले 2 साल में काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, जिसको कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश द्वारा भी काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है। तो ये बॉर्डर है और यहाँ छोटी मोटी किस्म की स्मगलिंग, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ हथियारों की और इसकी स्मगलिंग बड़े वृहद तौर पे होती है, छोटे मोटे होती होगी, छोटी मोटी होती है, पर इस समय कुछ ड्रग्स, कुछ कफ सिरप्स, कुछ साड़ी, बीड़ी, खाने की चीज़ें, इस तरह की स्मगलिंग होती है जिसको हम लोग प्रयास करके कस्टम्स के साथ मिलके रोकते हैं और सुपुर्द कस्टम्स को करते रहते हैं। तो यहाँ पे यदि आपने जैसे बताया कि यहाँ फायर पावर नॉन लीथल, यानी जिससे व्यक्ति की मौत न हो, हम उसको डिटर कर सकें कि आप इस प्रकार के नापाक इरादों में लिप्त न हो, वो उसकी चेष्टा करते हैं। स्टन ग्रेनेड्स जो आवाज़ ज़्यादा करते हैं, गैस ग्रेनेड जो गैस उत्पन्न करते हैं, और नॉन लीथल वेपन जैसे रबर बुलेट्स, प्लास्टिक बुलेट्स, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। पिछले काफ़ी समय से इसमें भी कुछ गिरावट आ रही है और हमने प्रयास किया है कि इस प्रकार की गतिविधियाँ कम से कम हो। पेट्रोलिंग काफ़ी वृहद स्तर पर की जाती है, कोई भी जगह छोड़ी नहीं जाती है। तथापि आप समझ सकते हैं कि रात के समय जब पूरा बॉर्डर पे रात्रि रहती है, बॉर्डर लाइट्स अवश्य हैं, और जब विंटर्स, इस समय जो धुंध का समय है, मेरे ख्याल से 10, 12, 15 फीट पे भी दिखाई नहीं देता है, तो अवांछनीय तत्व अवश्य चेष्टा करते हैं स्मगलिंग की, घुसपैठ की, और उसको नेस्तनाबूद करना हमारा काम है और हम अवश्य ही करते हैं। उसी प्रकार यदि वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें, वो एक ज़्यादा स्ट्रिक्ट बॉर्डर है और वहाँ किसी प्रकार की आवाजाही, इन्फिल्ट्रेशन की परमिशन नहीं है और किसी भी सूरत में हम परमिट नहीं करते हैं। तो वहाँ किसी भी कोई भी गलत प्रकार का यदि चेष्टा की जाती है, इन्फिल्ट्रेशन की, घुसपैठ की, हथियार लाने की, उसका इरादा सख्त से सख्त हमारी तरफ से जवाब होता है, या कितना भी सख्त करना पड़े हम उसको उसमें जरा भी हिचकते नहीं और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। और यही वेस्टर्न बॉर्डर पर किस तरह की चुनौतियाँ रहती हैं सिंह साहब, जिनका समाधान, मतलब जहाँ यहाँ एक ऐसा देश जिसके साथ एक पुराने संबंध भी हैं और जो तमाम सीमा पे जो जिस तरह के अपराध होते हैं उनको काबू करने के लिए एक अलग भूमिका में बीएसएफ दिखाई देती है, तो वहीं दूसरी तरफ किस भूमिका में दिखती है? दूसरी तरफ की यदि ये चैलेंजेस की हम बात करें तो दूसरी तरफ के चैलेंजेस हैं, मैंने आपको बताया ड्रोन, वर्तमान में ड्रोन, लोगों की घुसपैठ और ड्रोन के मार्फत लोगों का यहाँ ड्रग्स का भेजना और वेपन्स का भेजना और अन्य अवांछनीय चीज़ों को भेजना यहाँ काफ़ी समय से पाया गया है। और इन ड्रोन्स की फ़्लाइट्स भी पिछले कुछ समय में कुछ बढ़ी अवश्य हैं, हालांकि हमने भी उनको काउंटर करने के कई तरीके अपना रखे हैं और कुछ सीमित हद तक हम सफल भी हुए हैं। और एक और बड़ी समस्या है जो पिछले काफ़ी समय से थी, हम हमेशा सावचेत रहते हैं, सावधान रहते हैं कि जो कुछ समय से और पिछले 4-5 साल में 10 करीब सुरंगें भी मिली हैं, सुरंगों को खोद करके और इस तरह से घुसपैठ करने का प्रयास किया जाता है। हमने कुछ वर्तमान में कुछ अपने अलग अलग किस्म के सिस्टम्स लगाए हैं जिससे कि यदि सुरंग, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सुरंग का खोदना एक बड़ा ही लंबे समय वाला काम है, ताकि दूसरे पक्ष को पता ना चले, आवाज़ ना हो और फिर अपना काम भी सिद्ध हो जाए। और लगभग 50, 70, 100 मीटर की सुरंग भी खोदी जाती है।
जिसमें आदमी जाए, और यदि आदमी जाए तो आप समझ सकते कम से कम सुरंग का दायरा भी कम से कम 2.5-3 फीट का होना चाहिए। तो समय ज़्यादा लगता है और इसलिए उनको चेष्टा भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसको देखते हुए हमने भी कुछ दिया कि इन इलाकों में ज़्यादा संभावना है और हम उस पर पूरी नज़र रखे रहते हैं, ज़मीन से भी और आसमान से भी। तो अब तमाम ऐसे इनिशिएटिव भी साथ साथ चलते रहते हैं सीमा सुरक्षा के साथ, जिसमें जनता के साथ एक संबंध, एक रिश्ता बना रहे, जिसमें जनता का सहयोग रहे, क्योंकि आप लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि किस तरह से बीएसएफ की कार्रवाइयों में या सचेत रहने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। जी, जैसे हमने कई जो मैंने बताया, जैसे स्कूलों में हमारा संपर्क अवश्य बना रहता है, उसी प्रकार हम जाके समय समय पर मेडिकल कैंप्स जगह जगह पे लगाते रहते हैं। हमने सुंदरबंस एरिया में और जो उड़ीसा में बोट एम्बुलेंस भी चालू की है कि बोट में हमारी एम्बुलेंस है और किसी को भी आवश्यकता पड़े, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में इस प्रकार की मेडिकल हेल्प बंगाल में भी कई जगहों पे दिखाई नहीं दी, और उसी तरह नक्सल प्रभावित जो उड़ीसा का क्षेत्र है वहाँ भी नहीं दिखाई दी। तो हमने बोट एम्बुलेंसेस चालू कर रखी हैं, जो बोट कहीं भी जाके, और उनके दिन निर्धारित हैं, उन्हीं दिनों पे उन जगहों पे जाती हैं, और किसी को भी व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चा, किसी को भी आवश्यकता होती है तो मेडिकल हेल्प भी दिलाते हैं। उसी तरह हमने ड्रोन से भी कुछ जो आवश्यक दवाइयाँ हैं उसको दूर दराज या पहाड़ियों पे पहुंचाने का भी एक प्रयास शुरू किया है, और एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमको एक कंपनी ने 4 ड्रोन्स दिए हैं जो मेडिकल सप्लाईज जगह जगह पहुंचा सकते हैं। जगह जगह हम जाके लोगों में, गांव में, नक्सल इलाके में, दूसरी जगह में बच्चों के साथ मिलके उनको कभी कभी खेल का सामान बांटते हैं, कभी किताबें बांटते हैं। मेडिकल कैंप्स एक रेगुलर चीज़ है ताकि लोगों को एक ये धारणा बने कि ये सीमा सुरक्षा बल एक ऐसा बल है जो एक निस्वार्थ भाव से भी लोगों की सेवा करता है। और मेरे ख्याल से हमने ये पाया है कि इसको करते करते लोगों में एक जागरूकता आती है कि ये बल अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहा, क्यों ना मैं भी कभी मौका मिलने पे इसकी मदद कर दूं, सूचना दे दूं, या कोई अन्यथा कोई ऐसा काम कर दूं जिससे इनको संबल मिले और ये और अपने उद्देश्य के प्रति और मजबूत हो पाए। सिंह साहब, क्या पिछले कुछ समय में इस कनेक्ट को और मजबूत होता आप देखते हैं? क्योंकि हमने देखा कि आर्मी, बीएसएफ और सेनाओं के हर हिस्से को सिविलियन से थोड़ा दूर देखते हैं, माना ही जाता है, और सिविलियंस के साथ घुलना मिलना उतना नहीं है, अनुशासन है, इस तरह से देखते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि वो कनेक्ट पिछले कुछ समय में और थोड़ा मजबूत हुआ है क्या? निसंदेह ये कनेक्ट समय रहते और यदि हम आप अपने प्रयास में लगे रहें तो बहुत ही अच्छा मजबूत होता है। मसलन अभी कुछ दिन पहले की बात है और हमारे नक्सल इलाके में हम लोगों को जो साप्ताहिक हाट होता है उसमें हमने लंगर लगा रखा ताकि जो भी हाट करके लोग जाएं अपना खाते पीते चले जाएं। उसी में एक वृद्ध महिला आई और बता के गई, आगे ब्रिज पे मत जाना, लाल रंग की तार लगी हुई है। आप ये देखिए, उसका छोटा सा केवल ये क्यों बताया ये वो समझ सकती है, शायद उसने कुछ देखा हो, अच्छा काम बीएसएफ कर रही है पता। और केवल लाल रंग के तार से, यानी वहाँ आईडी लगी हुई थी जब गए, और यदि हमारे सिपाही जाते या कोई जाते तो 4-5 आदमी मेरे ख्याल से शहीद हो जाते। तो ये इसको दर्शाता है कि किस तरह से ये कनेक्ट यदि हम किसी भी अपने प्रयास में लगे रहें तो और मजबूत होता है, और लोगों में एक जागरूकता आती है कि यदि हम भी इनको कुछ मदद करें अपने स्तर पे जो हमसे जो भी यथासंभव, तो मेरे ख्याल से हम देश को और सशक्त बनाएंगे, ऐसे अवांछनीय तत्वों से मुक्त कर पाएंगे और इनके हाथ और मजबूत कर पाएंगे। सिंह साहब, सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 2.5 मोर्चे पर भारत युद्ध लड़ रहा है। 2.5 मोर्चे पे मतलब ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर तो है, और वो जो 2.5 का आधा हिस्सा है वो इंटरनल है। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर तमाम ऐसी चुनौतियां सामने आ रही हैं, उसमें बीएसएफ की क्या भूमिका है? देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी में जैसे आपने कहा, तो इंटरनल सिक्योरिटी में इस समय जहां बीएसएफ लगी हुई है, एक तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगी हुई है, और उसमें मेरे दोनों स्टेट्स के वरिष्ठ अधिकारियों से और मुख्यमंत्री महोदय से भी जो चर्चा हुई है, उन्होंने कहा कि बीएसएफ एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है और हम चाहेंगे कि बीएसएफ की संख्या हमारे प्रदेश में और बढ़े, क्योंकि हमारे स्टेट पुलिस का और बीएसएफ का बहुत ही अच्छा सामंजस्य है, और उसकी अच्छा सामंजस्य जहां होता है मेरे ख्याल से रिजल्ट्स और अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम नॉर्थ ईस्ट में यदि चले जाएं तो हम देखें मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सभी जगहों पे, असम में तो खैर है ही, मेनलैंड में है,
इन सभी जगहों पे बीएसएफ अलग अलग संख्या में लगी हुई है और बॉर्डर गार्डिंग में जो बांग्लादेश की तरफ और प्रयासरत इसमें है कि म्यांमार से जो इस प्रकार का जो हथियार और ड्रग्स की आवक है उसको रोका जा सके। मैंने पर्सनली 1-to-1 मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है और वे बड़े ही आश्वस्त हैं और बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं कि साहब बीएसएफ एक अत्यंत ही अच्छी फोर्स है जिसके साथ हमारे स्टेट का सामंजस्य अति उत्तम है, अति उत्तम मैं कहूँगा। और सब ने एक शब्दों में कहा कि साहब हम चाहते हैं कि सेंटर, केंद्र यदि कोई भी फोर्स देना हमको चाहे तो हम चाहेंगे कि बीएसएफ ही फोर्स आए, क्योंकि उससे हमारा सामंजस्य अच्छा है और फोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशंस में बहुत मदद मिलती है। महिलाओं की भागीदारी और खासकर बीएसएफ में, क्योंकि अब सेनाओं में तो कुछ नए फैसले ऐसे लिए गए जिसमें महिलाओं की भर्तियां अब शुरू हो गई हैं, लेकिन बीएसएफ किस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर देखता है, महिलाओं की भागीदारी को देखता है? बीएसएफ में भी महिलाओं की संख्या लगभग 7,000 के ऊपर है। ऑफिसर्स कार्डर्स में भी काफ़ी लेट शुरुआत हुई, पर अब ऑफिसर्स कार्डर्स में भी हमारे यहाँ महिला आने लगी हैं। और अभी जो पिछली भर्ती हुई थी पिछले साल, जिसमें 14,000 की भर्ती हुई थी, उसमें करीब 2,500 महिलाएं थीं। और मैं आपको बताऊं, इन महिलाओं में इतना जोश था और इतनी वो कॉन्फिडेंट थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। सिलीगुड़ी में और खड़का कैंप पंजाब में इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, मैं 2-2 बार गया वहाँ पे और मैंने पाया कि लड़कियों को एक आत्मसम्मान आपस में, इनका जो समाज में सम्मान, क्योंकि ये बीएसएफ की एक महिलाएं हैं और आप समझ सकती हैं कि एक अच्छी ट्रेनिंग के बाद किस तरह से कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और वर्दी पहन के जब एक बार अपने गांव जाती थी तो मेरे ख्याल से एक आत्मविश्वास से तो परिपूर्ण होती ही थी। वहीं मेरे को कई लेडीज़ ने बताया कि नहीं साहब, अब हमारे परिवार वाले भी हमारी तरफ काफ़ी इज्जत से देखते हैं और कहते हैं ठीक है, बच्चे को हम संभाल लेंगे, तुम ड्यूटी करो और देश सेवा करो। तो मेरे ख्याल से बीएसएफ भी काफ़ी आगे है और जो वर्तमान में आज के दिन में भी लगभग 7,000 बीएसएफ में लोगों को भर्ती के पत्र प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिए गए हैं और भारत के 45 स्थानों पे इस तरह के अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी किए गए हैं गृह मंत्रालय और कार्मिक निदेशालय के अंतर्गत। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो एक ओपन कंपटीशन में क्वालिफाई करके आई हैं और बॉर्डर पे हमारे लगभग हर बॉर्डर आउटपोस्ट पे आज की तारीख में महिलाएं हैं और भली भांति ड्यूटी दे रही हैं, हर प्रकार की ड्यूटी देने को तैयार हैं और तत्पर हैं। महिलाओं की भागीदारी ने सिंह साहब क्या वर्क एटमॉस्फेयर को भी किसी तरह से बदला है? उसमें भी कोई बड़ा बदलाव आपको दिखाई देता है क्या? इसमें कोई शक की बात नहीं। जब महिलाएं आती हैं तो हर व्यक्ति और जो एक पुरुषों का जो बाहुल्य का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें एक थोड़ी सी सेंसिटिविटी और अवश्य आ जाती है और आदमी अपने जो भी मेरे ख्याल से मात्र पुरुषों का जो एक वर्ग होता है, जिस प्रकार का रहन सहन, चाल चलन, और उसमें एक थोड़ी सी सोबराइटी अवश्य आती है और मेरे ख्याल से अच्छी बात है, क्योंकि जब हमारे अपने घर में महिलाएं, पुत्रियां, भतीजियां सब हैं और उनके सामने हम जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो मेरे ख्याल से वही एक ट्रांसलेट होता है बॉर्डर आउटपोस्ट पर भी। और जिस प्रकार से बॉर्डर पे हम महिलाओं की आवक और जावक दूसरे देशों से या खेतों में जाने वालों को भी करते हैं, तो मेरे ख्याल से महिलाओं का रहना एक बहुत ही अच्छा एक द्योतक है और एक दिखाता है कि हम भी किस प्रकार के महिलाओं के एक तरफ सशक्तिकरण की तरफ और दूसरी तरफ महिलाओं और वर्ग की एक सेंसिटिविटी की तरफ भी पूरा ध्यान देते हैं। बीएसएफ के रेजिंग डे पे एक नई शुरुआत की गई पिछले साल जब जैसलमेर में रेजिंग डे परेड हुई और इस बार अमृतसर को चुना है। इसके पीछे कोई खास कारण और इसी के साथ देश के लिए क्या संदेश बीएसएफ के स्थापना दिवस पर? देखिए, आज तक 1965 से लेकर आज तक हर बार रेजिंग डे दिल्ली में किया जाता था और यदि किसी भी चीज़ को हम बार बार एक ही स्थान पे करें तो उन लोगों के लिए उसकी कोई नवीनता नहीं रह जाती है। तो हमारे भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय का एक विजन था कि यदि हम अलग अलग फोर्सेस को यदि बाहर भेजें, सपोज़ बीएसएफ का रेजिंग डे मणिपुर में हो, तो मणिपुर के लोगों को कम से कम ये जानकारी होगी कितना वृहद बल है, क्या ये वही बल है जिसमें एयर विंग भी है, वाटर विंग भी है, आर्टिलरी विंग भी है और महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में ड्यूटी देती हैं। ये इस फोर्स का एक उद्देश्य या कार्यक्षेत्र है। तो मेरे ख्याल से जो एक जानकारी उनको होगी शायद दिल्ली में रहने पे तो नहीं हो पाती। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा विजन है, दूरदर्शिता है
कि किस प्रकार से हम अलग अलग स्थानों पे कर रहे हैं। इस पिछली बार जैसलमेर में किया, और आप समझ सकती हैं कि जोधपुर से मेनलैंड से भी जैसलमेर लगभग 300 किलोमीटर का फैसला है। तो लगभग 15 दिन का जो रिहर्सल चला और तत्पश्चात जो फाइनल डे था, रोज स्टेडियम खचाखच भरा रहता था और लोगों में एक बड़ी उत्सुकता थी कि हम देखें किस प्रकार का बल है, और मेरे ख्याल से हम उस उद्देश्य में अवश्य सफल हुए। उसी प्रकार इस बार जो हम अमृतसर में कर रहे हैं उसका भी है कि बॉर्डर से लगता हुआ जो एक बड़ा स्थान है। जहाँ तक आपने कहा कि एक मैसेज की बात, सर्वप्रथम मैं बीएसएफ वालों के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से देश का एक और दुनिया में ये इतना अच्छा, इतना सशक्त और इतना ही डिसिप्लिन्ड मेरे ख्याल से सीमा सुरक्षा बल दूसरी जगह नहीं है। और मेरे ख्याल से यदि आप जहाँ भी, जिस कार्य क्षेत्र में भी आप हैं, बॉर्डर की आउटपोस्ट में हो, बड़े अधिकारी के तौर पे हो, मेरे ख्याल से अपना कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन अवश्य रखें और ऐसी जगह छोड़ के जाएं कि जिस जगह आप आए थे उससे कुछ न कुछ बेहतर, और देश के प्रति आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इसका आकलन आपको स्वयं करना चाहिए। और देश के प्रति है कि पूरी बीएसएफ 2,67,000 की जो फोर्स है आपके देश की रक्षा में, और 6,400 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको बड़ी ही भली भांति सुरक्षित और भारत की संप्रभुता को बनाए रखने में लिए तत्पर है, सजग है और सावचेत है। और इसमें यदि आप हमारे आँख और कान यदि बन के और यदि हमारी मदद करें, छोटी छोटी सूचना या छोटी छोटी बातें जो भी आपको लगे कि हमको बता सकें बॉर्डर रिलेटेड अवांछनीय तत्वों के विषय में, तो मेरे ख्याल से हम अपने देश को आपके लिए और अधिक सुरक्षित और अधिक बढ़िया बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका स्टूडियो आने का, और खासकर देश को ये विश्वास, ये यकीन दिलाने का कि देश सुरक्षित हाथों में है। साथ ही साथ देश की जनता भी फोर्सेस का और खासकर बीएसएफ का, जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा जवान आपकी सुरक्षा में तैनात हैं, उनके आंख नाक कान बनने का आह्वान भी आज इस मंच से डीजी बीएसएफ ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने का और इतनी बड़ी चर्चा के लिए। थैंक यू वेरी मच।